हेलो एंड वेलकम ऑल द व्यूअर्स। मैं सुमित चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीसीसीआई ने ओडीआई और टेस्ट का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है वेस्ट इंडीज टूर के लिए। तो आज हम बात करेंगे कि जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है उसके ऊपर, और अजिंक्य रहाणे को दोबारा से वाइस कैप्टनसी मिलना, चेतेश्वर पुजारा का ड्रॉप होना, और सरफराज खान का एक बार फिर से टीम में ना शामिल होना, ये थोड़े कुछ पॉइंट्स रहेंगे जिस पर आज हम बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है अभय जी आपका आज के इस प्रोग्राम में। तो कैसी लग रही है आपको टीम? आप अच्छी लग रही है या कुछ और चेंजेस हो सकते हैं? सबसे पहले धन्यवाद सुमित जी। और बात करें स्क्वाड का तो मैं कहूँगा जो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि अब नए बॉलरों को मौका देना चाहिए, तो वो जी। हुआ है इस स्क्वाड में। चाहे टेस्ट टीम हो चाहे वनडे टीम हो, अब हमें नए बॉलर्स देखने को मिले हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम सिर्फ दो बॉलर्स पे ही नहीं डिपेंड रह सकते। तो हमें नए बॉलर देखने को मिले हैं, अब उन्हें मौके भी दिए जाएंगे। मुकेश कुमार आए हैं जैसे, तो उनका पिछला हाल ही सीजन बहुत ही अच्छा रहा, आईपीएल भी अच्छा रहा। उनादकट जो काफी समय से टीम के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्हें इतने मैच खेलने को नहीं मिले, लेकिन अब उन्हें शायद मौका भी मिले, क्योंकि अब समी टीम से नहीं है, आराम दिया गया समी को, तो उनकी जगह उन्हें मौका जरूर मिलेगा। और ओवरऑल टीम को देखा जाए तो वनडे टीम इज गुड, बट एक मिस है मैं कहूंगा। अगर आप आने वाले वर्ल्ड कप को नजरिए में देखते हुए देखे कि भारत में है इस बार वर्ल्ड कप, तो आप अश्विन को, मुझे नहीं लगता अश्विन को बाहर रखना चाहिए। तो मैं वनडे टीम में उनको जरूर ऐड करता, क्योंकि भारत में है इस बार वनडे, और सबको पता है कि भारत में अश्विन के क्या रिकॉर्ड है और वो क्या कर सकते हैं। तो उनका वनडे में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बॉलिंग के साथ साथ हमें बैटिंग से भी रन देंगे। तो उनका तो और होना मेरे ख्याल से बनता है। और अगर बात करी जाए चेतेश्वर पुजारा का ड्रॉप करना टेस्ट टीम से, तो आपको कैसा दिख रहा है? क्योंकि और भी कई प्लेयर्स थे जिन्होंने ओवर द इयर्स पिछले सालों में परफॉर्मेंस नहीं दी है, लेकिन सिर्फ चेतेश्वर पुजारा को ड्रॉप करना तो एक ऐसा कह सकते हैं कि बहुत आसान एक वो था, किसी के ऊपर निशाना बनाना, चेतेश्वर पुजारा को ड्रॉप करना और आगे बढ़ जाना। जी बिल्कुल, क्योंकि काफी सारे प्लेयर हैं जिन्होंने पिछले एक साल में परफॉर्म नहीं किया है टेस्ट मैच में। अगर हम देखें तो हमारे जो लोअर ऑर्डर ने ही रन बना के दिए हैं हमको ज्यादातर टेस्ट मैचों में, जी। चाहे सेना स्कूलरी की बात हो। तो मुझे लगता है चेतेश्वर पुजारा को किस बेसिस पे निकाला ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी उन्हें मौका तो उनका बनता था, क्योंकि अगर आपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे उन्हें निकाला है, तो और भी काफी प्लेयर थे जिन्होंने पिछले सालों में जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया टेस्ट टीम में। तो ये उनको जरूर निशाना तो बनाया गया है, देखिए काफी, क्योंकि अकेला उनका निकलना तो ये तो जायज नहीं है मेरे ख्याल से। क्योंकि हमने देखा जाए, चाहे भले ही हमने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती थी, तो उसमें उनका कितना बड़ा योगदान था पुजारा का। तो जी। मेरे ख्याल से उन्हें मौका जरूर मिलना चाहिए था अभी तो। और अगर देखा जाए कि अगर परफॉर्मेंस वाइज अगर बात करें, तो चेतेश्वर पुजारा का जो रिकॉर्ड है, जो स्टार्ट से पिछले 2 साल में, विराट कोहली से कहीं ज्यादा बेहतर है उनका। क्योंकि अगर 2 सालों में बात करें तो उनकी जो ऑन एंड एवरेज जो थी वो विराट विराट कोहली से अच्छी है। और अजिंक्य रहाणे की जो कि सबसे लोएस्ट है, अगर टॉप 5 में बात करी जाए, टॉप 5 जो हमारे बैट्समैन है उनमें अजिंक्य रहाणे की सबसे लोएस्ट है। और फिर रोहित शर्मा भी कुछ खास नहीं किया उन्होंने, ना ही सुमन गिल ने। और तो बहुत ही एक आसान निशाना बनाना जिसे कहते हैं कि अगर इसको, अगर किसी प्लेयर को ड्रॉप कर देना तो इतना कहीं भी हो हल्ला नहीं मचेगा या कि कोई सवाल नहीं उठाएगा इसे। तो ये एक तरीके से बहुत ही सॉफ्ट टारगेट के तरीके से चेतेश्वर पुजारा को बनाया गया। और अगर सिलेक्टर्स की बात करें तो सिलेक्टर्स में मेरे ख्याल में वो दम है नहीं जिस तरीके से वो कोई बोल्ड डिसीजंस ले सके बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट भी। क्योंकि सिर्फ चेतेश्वर पुजारा का ड्रॉप होना और विराट कोहली या अजिंक्य रहाणे को कंटिन्यू खिलाना, क्योंकि अजिंक्य रहाणे भी परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन सिर्फ उन्होंने पिछले जो डब्ल्यूटीसी फाइनल हुआ था सिर्फ उसी में ही परफॉर्म किया है। और उस बेसिस पे उनको वाइस कैप्टन दोबारा से बना देना टीम का, और किसी यंग प्लेयर को ना बना के, तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग सा है, आपको नहीं लगता? और देखा जाए तो ये मैं कहूंगा कि एक तरफा फैसले में पुजारा को जरूर टारगेट किया गया है।
बाकी रही रहाणे की बात, रहाणे का टीम में वापसी आना, परफॉर्म करना, तो उनकी जगह तो मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं बनती भी थी, क्योंकि वही इकलौते ही खिलाड़ी थे जिन्होंने, इकलौते तो नहीं कहूँगा कि इकलौते खिलाड़ी थे, लेकिन वो उन खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया डब्ल्यूटीसी में, फाइनल में खासकर इतने बड़े मंच पे उन्होंने आके, वो भी जब जब आप एक वक्त टीम से बाहर थे, फिर टीम से बाहर होकर आना और परफॉर्म करना, तो कहीं ना कहीं उनकी जगह तो बनती थी। तो ये तो है कि अब रहाणे वापस आए तो वाइस कैप्टन तो उन्हीं को ही बनाया जाएगा, ये तो तय था खैर। लेकिन देखा जाए कि अब जो नए प्लेयर आए हैं टीम में, गायकवाड़ और जायसवाल, तो अब इनमें से कौन टीम में जगह भी बनाएगा, पुजारा की जगह कौन लेगा, तो मैं ये कहूंगा। ज्यादातर चांसेस तो यही लग रहे हैं कि यशस्वी जायसवाल को सीधे सीधे उनको वन डाउन खिला दिया जाएगा पहले मैच में, क्योंकि जिस हिसाब का उनका परफॉर्मेंस रहा है डोमेस्टिक में। हाँ हाँ, जरूर, और भारत को एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी चाहिए, तो उनके चांसेस जी। बढ़ जाते हैं इस प्लेइंग 11 में खेलने के। तो वो मुझे लगता है जरूर वो प्लेइंग 11 में होंगे, क्योंकि उनका हाल ही में फॉर्म भी अच्छा रहा है, और इंडिया को लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी कहीं ना कहीं चाहिए। तो जो एक कमी थी हमारे टॉप ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर बैट्समैन की, गौतम गंभीर के बाद और शिखर धवन के बाद, वो शायद अब यशस्वी जायसवाल उसको पूरा कर सकते हैं एक तरीके से। और आपको नहीं लगता है कि सरफराज खान को एक बार फिर से टीम में नाम ना शामिल करना और उनके आगे ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल करना? ऋतुराज गायकवाड़ का डोमेस्टिक सीजन अगर रणजी के बेसिस पे बात करें तो इतना अच्छा खासा खास नहीं था जितना कि सरफराज खान का था, क्योंकि सरफराज खान ने बैक टू बैक सेंचुरीज भी लगा रहे थे वो कई बार से, और पिछले 2 साल में उनका 79 का एवरेज भी रहा है। जी बिल्कुल, अगर हम हाल ही में दोनों का फॉर्म देखें और उनकी तुलना करें, तो सरफराज खान बहुत आगे हैं ऋतुराज से, क्योंकि उन्होंने जो 2 साल में किया है वो काबिलियत तारीफ है। तो कहीं ना कहीं ये सरफराज खान के साथ भी नाइंसाफी है मैं कहूंगा, क्योंकि उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उन्हें एक मौका तो मिलना जरूर जरूर बनता है। अगर आपने आईपीएल के बेसिस पे उन्हें नहीं लिया है तो ये बहुत गलत है, क्योंकि आप T20 क्रिकेट के हिसाब से टेस्ट को नहीं चला सकते। तो ये बीसीसीआई को कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि उन्होंने किस बेसिस पे उन्हें नकारा है, क्योंकि जो उनके फॉर्म में जो उनके रन कहते हैं, उस हिसाब से उनका जरूर टीम में होना बनता था। अगर कुछ समय से बात करें जो जिस तरीके से स्क्वाड अनाउंस कर रहा है सिलेक्शन कमेटी, तो उसमें हमें ये दिखता भी है कि हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है वो आईपीएल बेसिस पे ज्यादा टीम को सिलेक्ट करती है अहेड ऑफ हमारे डोमेस्टिक सर्किट को, क्योंकि अगर हम देखें आईपीएल के बाद या आईपीएल के पहले यशस्वी जायसवाल का कहीं भी किसी भी बैकअप प्लेयर में नाम नहीं था। जी, जी। तो उस और ना ही ऋतुराज गायकवाड़ का कहीं पे भी बैकअप प्लेयर में नाम नहीं था जो हमारे टेस्ट के स्क्वाड में। लेकिन आईपीएल के तुरंत बाद, क्योंकि आईपीएल में हमने देखा कि यशस्वी जायसवाल ने अच्छे रन्स बनाए, ऋतुराज ने भी अच्छे रन्स बनाए, और आईपीएल के जस्ट बाद जब हमें डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलना था तो हमने डायरेक्टली यशस्वी को वहां पे सिलेक्ट करके भेज दिया, और ईशान किशन को एज ए बैकअप विकेट कीपर। तो ये हमें दिखाता है कि आईपीएल बहुत ज्यादा एक तरीके से सिलेक्शन क्राइटेरिया को बढ़ावा दे रहा है, और टेस्ट में के लिए और डोमेस्टिक में रणजी को इतना तवज्जो ना देना, बार बार आईपीएल को ही एक तरीके से बेसिस बनाया जा रहा है टीम में सिलेक्शन पाने के लिए, क्योंकि अभिमन्यु ईश्वरन है, प्रियांक पंचाल है, जो वो भी पिछले कई वर्षों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं रणजी ट्रॉफी में, उनका भी 50+ एवरेज है। और हो सकता है कि उनकी इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग ना हो, और जिस वजह से उनको बार बार नजरअंदाज किया जा रहा है, और जिनकी फैन फॉलोइंग है आज सिलेक्टर्स भी उन्हीं को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि वो भी आगे बढ़े, आगे खेले जाके। जी बिल्कुल, और इसका हमें रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है कि अभी तक हम कोई ट्रॉफी नहीं जीत पाए। ये कहीं ना कहीं सिलेक्शन कमेटी को देखना पड़ेगा कि हम किस बेसिस पे टीम को सेलेक्ट कर रहे हैं, और खासकर टेस्ट की, क्योंकि हम टेस्ट टीम को T20 के हिसाब से नहीं चला सकते। आप बिल्कुल। उस बेसिस पे टीम को सेलेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि रणजी में कौन परफॉर्म कर रहा है, डोमेस्टिक क्रिकेट में कौन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वहां से प्लेयर वहीं से बन के आते हैं असली प्लेयर टेस्ट मैच के, क्योंकि वहां से और जी, जितना एक्सपीरियंस डोमेस्टिक खेल के मिलता है, उतना T20 खेल के नहीं मिलेगा टेस्ट क्रिकेट के लिए।
तो कहीं ना कहीं बिल्कुल। ये देखना पड़ेगा, बिल्कुल ये गलत है। और अगर बात कही जाए वेस्ट इंडीज जैसा टूर है, और वेस्ट इंडीज पे और जिम्बाब्वे जैसे टूर्स पे हमेशा इंडिया जो है अपना यंगस्टर्स को प्रमोट करते हैं, वहां पे खेलने को भेजती है। और जैसा कि हमने इस बार देखा कि हमने ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल को स्क्वाड में शामिल किया है, लेकिन अगर यहीं पे हम अपने एक सीनियर प्लेयर को रेस्ट दे देते या विराट कोहली को रेस्ट दे देते, तो यहाँ पे हम सरफराज खान को शामिल कर सकते थे, क्योंकि विराट विराट कोहली हमारे मेन प्लेयर भी हैं, जिनको आगे एशिया कप भी खेलना है, हमारा T20 वो ओडीआई वर्ल्ड कप में भी उनको शामिल होना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा देख सकते थे सरफराज खान को पहले उनसे, क्योंकि इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था सरफराज के लिए कि वेस्ट इंडीज में जाके थोड़े रन बनाए, वहां पे कॉन्फिडेंस गेन करते, उसके बाद उनके आगे का जो सफर था उनके लिए थोड़ा आसान और हो सकता था उसके। जी बिल्कुल, हम किसी ना किसी सीनियर प्लेयर को रेस्ट दे सकते थे और किसी नए खिलाड़ियों को हम मौका दे सकते थे, जो कि हमें करना भी होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि आने वाले 2 3 3 या 4 महीने बचे हैं वर्ल्ड कप को। जी। तो आप चाहेंगे कि आपके प्लेयर वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल तैयार रहें, तो आप सिर्फ उनका फोकस, मुझे लगता है इस समय सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए उनका फोकस होना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में आप अभी नए लोगों को मौका जरूर दे सकते हैं, और हमें नीड भी है काफी प्लेयर की इस समय, देखा जाए तो। जी। क्योंकि कहीं ना कहीं सीनियर प्लेयरों ने परफॉर्मेंस भी नहीं दिया है उस तरीके का अभी तक टेस्ट क्रिकेट में पिछले 1 साल में। तो मैं जी। कहूँगा जरूर कहीं ना कहीं हमें अब नए लोगों को मौके देने ही पड़ेंगे। खासतौर से इस साइकिल में जो अब नई साइकिल शुरू हो रही है, उसमें यहाँ पे हमें यंगस्टर्स को हम इंट्रोड्यूस कर सकते थे, उनको कॉन्फिडेंस दे सकते थे कि हाँ वो आगे कुछ करें और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करें रन बना के। और आप मुकेश कुमार का इंक्लूजन किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि मुकेश कुमार ने डोमेस्टिक सीजन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, पिछले कई सालों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कंटिन्यू विकेट्स भी ले रहे हैं। तो वो एक पॉजिटिव साइन बन के आए हैं इस स्क्वाड में, अगर पेस बॉलिंग अटैक की बात करी जाए। जी बिल्कुल, और मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि हमें बॉलरों की बहुत ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि हम सिर्फ 2 ही बॉलर पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं, और हमें कहीं ना कहीं नए चेहरे देखने को मिलेंगे और मिलने भी चाहिए। और मुकेश कुमार मुझे लगता है एक बहुत अच्छी चॉइस है, क्योंकि उनका हाल ही में जो परफॉर्मेंस रहा है वो वाकई बहुत अच्छा रहा है। तो मुकेश कुमार के पास ये बहुत अच्छा मौका है अब अपने आप को साबित करने के लिए, और उनकी मेहनत क्योंकि मैंने अगर अभी देखा जाए प्लेइंग क्योंकि अगर देखा जाए प्लेइंग 11 में को स्क्वाड को देखते हुए अगर हम प्लेइंग 11 बनाए, तो उसमें मेरे ख्याल में सीधे सीधे मुकेश कुमार की जगह बनती है प्लेइंग 11 में, और हो सकता है कि उनका डेब्यू हो जाए पहले ही मैच में वेस्ट इंडीज के जी अगेंस्ट। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास मोहम्मद सिराज को छोड़ दे तो कोई भी, मुझे लगता नहीं है कोई भी एक्सपीरियंस बॉलर अब है। तो जरूर जी। मौका मिलेगा ही मिलेगा, और उन मौके को भुनाना भी पड़ेगा इन्हें अगर लंबे समय तक भारतीय टीम के साथ बना रहना है। और मैं चाहूंगा कि मुकेश अच्छा करे। जी। और अगर जयदेव उनडकट की बात करें तो उनका भी इंक्लूजन थोड़ा सुकून देता है, क्योंकि वो भी एक काफी अंडरडॉग परफॉर्मेंस रहे, परफॉर्म करते रहे हैं, लेकिन कभी भी उनको रिवार्ड नहीं मिला उस चीज का, और इस बार एक बार फिर से उनको टीम में शामिल किया गया है। तो प्लेइंग 11 में एक बार इनकी भी जगह बनती है, क्योंकि अगर पेस बॉलिंग में हम देखा जाए तो उसमें मोहम्मद सिराज और जयदेव उनडकट और मुकेश कुमार, ये 3 पेस बॉलर हमारे हो सकते हैं। जी बिल्कुल, और हम देखें तो काफी समय से जयदेव जयदेव उनादकट टीम के साथ जुड़े हुए हैं बहुत लंबे समय से, लेकिन उन्हें उतने मौके बिल्कुल नहीं मिले हैं। एक एक मैच खेलते हैं तो 2 मैच के लिए उन्हें बिठा दिया जाता है, तो उन्हें कहीं ना कहीं मौके नहीं मिले हैं। तो अब उन्हें मौका दिया जरूर चाहिए, क्योंकि वो एक लेफ्ट आर्म पेसर है, जो भारत के लिए एक पॉजिटिव साइन है कि हमें एक लेफ्ट आर्म बॉलर भी चाहिए होगा, जो आने वाले समय में काफी मदद होगी हमारे लिए। तो जयदेव को मौका तो मिलना ही मिलना चाहिए, क्योंकि वो काफी लंबे समय से है टीम के साथ। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो और अगर जी। जो हम गलतियां पिछली साइकिल में करी हैं वो इस साइकिल में ना दोहराएं। और एक बात और बीसीसीआई ने साफ कर दिया कि हार्दिक पांड्या को ना लेके, तो बीसीसीआई ने साफ कर दिया कि हार्दिक पांड्या टेस्ट बिल्कुल नहीं खेलेंगे अब। उनका सिर्फ फोकस, उन्हें मुझे लगता है वो वर्ल्ड कप के लिए ही है, वर्ल्ड कप ऑफ T20 ही खेलेंगे वो बस।
जी, और इस तरीके से अगर हार्दिक पांड्या की अगर बात कर रहे हैं तो हम ये देख सकते हैं कि उनका फिटनेस इश्यूज हमेशा सही रहे हैं उनके, और टेस्ट में उनको खिलाना हो सकता है कि उनके लिए थोड़ा खतरा हो सकता है। और व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो थोड़ा उनका वर्कलोड मैनेजमेंट हो जाता है, क्योंकि 10 ओवर डालने वनडे में, 4 ओवर डालने T20 में, जिसमें से अगर वो आधे भी कर दें तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में उनका काम हो जाता है। तो उस हिसाब से देखा जा रहा है कि सिर्फ व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट बना के उनको देखा जा रहा है मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल, अब उन्हें व्हाइट बॉल क्रिकेट ही खिलाया जाएगा। जिस तरीके से अभी साफ हो गया है ये, क्योंकि उनकी पिछली हाल ही में सालों में देखा जाए तो उन्हें बैक से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम रही है, जिनकी वजह से उन्होंने दूरी बनाई है खेल से। लेकिन अब वो अपने वर्क को मैनेज कर रहे हैं और वो सिर्फ फोकस व्हाइट बॉल पे ही कर रहे हैं, व्हाइट बॉल के नहीं खेलेंगे अब वो। और वो भी चाहेंगे कि मैं वर्ल्ड कप के लिए तैयार रहूं, उससे जी जी। पहले कोई और लेना वो भी नहीं चाहेंगे अब। और अगर ओडीआई स्क्वाड की बात करी जाए तो यहाँ पे हमने देखा कि एक बार फिर से यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ का इंक्लूजन हुआ है। संजू सैमसन और जयदेव उनडकट की वापसी हुई है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं ओडीआई स्क्वाड? क्योंकि देखिए बहुत कीपर, डिमांड थी, लोग बहुत डिमांड कर रहे थे संजू सैमसन को टीम में वापस आना चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस करने के बावजूद उनको बार बार टीम से बाहर किया जा रहा था। परफॉर्मेंस करने के बाद भी मैं कहूंगा संजू सैमसन के लिए कि उन्हें मौका तो मिला था पहले भी, और उनकी टीम में जगह उन्हें शायद लगातार इतने मैच खेलने को नहीं मिले हैं जितने मिलने चाहिए थे। तो अब ये जो मौका मिला है, क्योंकि हमें एक कीपर की जरूरत तो थी ही थी, जब तक वो स्पॉट अब भी खाली ही है, टेस्ट में भी और वनडे में भी देखा जाए तो हमें कहीं ना कहीं कीपर चाहिए। और इस वक्त हमारे पास मुझे लगता है सबसे एक्सपीरियंस जो प्लेयर है वो संजू सैमसन ही है, उनके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है देखा जाए तो अब उन, और एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की जो कमी है हमारे ओडीआई फॉर्मेट में, उसको भी वो पूरा कर सकते हैं लेट मिडिल ऑर्डर में। जी जी बिल्कुल, और ये उनके पास बहुत बड़ा मौका है मैं कहूंगा। अगर वो परफॉर्म करते हैं तो वर्ल्ड कप के लिए भी वो टीम में जरूर हो सकते हैं। जी। तो अब तक आपने जो किया उसे भूल जाइए, अब जो आप करोगे उस बेसिस पे आप अपने वर्ल्ड कप में जगह बना सकते हैं। इससे अच्छा मौका हो भी नहीं सकता संजू सैमसन के लिए, क्योंकि हमने कई बार देखा है संजू सैमसन को कई बार एक मैच दिया जाता है या 2 मैच दिए जाते हैं, उसके बाद ड्रॉप कर दिया जाता है, उसके बाद स्क्वाड से ही बाहर कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वेस्ट इंडीज टूर पे शायद हमें देखने को मिल सकता है कि सारे के सारे मैच खेले वो वनडे के, और वहां पे अपने आप को एक बार फिर से वो साबित भी कर सकता है कि हाँ वो बाकी विकेट कीपरों से काफी बेहतर है और आगे हैं उनसे। जी बिल्कुल, और ये बहुत ही अच्छा मौका है मैं एक बार फिर कहूंगा, क्योंकि उन्हें जितने भी मौके मिले अब तक शायद उन्होंने उस लेवल का परफॉर्म नहीं किया अभी तक जितनी हमें उनसे उम्मीद है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और उन्होंने किया भी है कई बार। जी। जी बिल्कुल, ये उन पे बहुत ही अच्छा चांस है कि अब मैं परफॉर्म करूं टीम के लिए और वर्ल्ड कप में अपनी जगह बनाऊं, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसके बाद उन्हें दोबारा कभी मौका मिलेगा। क्योंकि ये क्योंकि ये, बहुत ही क्रूशियल टाइम भी है उनके लिए, तो वर्ल्ड कप जी से पहले बिल्कुल, अच्छा परफॉर्म करना और वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल होना, इससे अच्छा मौका उनके लिए हो नहीं सकता है। क्योंकि बैकअप विकेट कीपर, क्योंकि मेन विकेट कीपर अभी कोई नहीं है टीम में, और अगर मेन विकेट कीपर की बात करें तो संजू सैमसन आगे जा सकते हैं, और केएल राहुल तो एक पार्ट टाइम विकेट कीपर ही है। जी जी तो विकेट कीपर की बिल्कुल। अभी भी जगह खाली है हमारी टीम में, क्योंकि ईशान किशन ने भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया अगर 200 को उनके छोड़ दिया जाए, और ऋषभ पंत जिस तरीके से इंजर्ड चल रहे हैं, तो बहुत ही सुनहरा मौका या ये कि गोल्डन चांस है संजू सैमसन के लिए इस बार। जी बिल्कुल, टीम में जगह है, क्योंकि अय्यर की जगह हमें कोई ना कोई चाहिए अगर अय्यर फिट नहीं होते हैं तो संजू के पास बिल्कुल मौका है। बल्ले से वो अगर रन बनाएंगे तो जरूर मुझे लगता है वो वर्ल्ड कप की टीम में दिखाई देंगे। और अगर ऋतुराज गायकवाड़ का जो इंक्लूजन हुआ है हमारे ओडीआई टीम में, तो वो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ओडीआई का अगर फॉर्मेट देखा जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलते हैं, उन वो काफी स्पेशलिस्ट भी माने जाते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी और बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी, मैं कहूँगा उनके लिए कि इस वक्त अगर उन्होंने परफॉर्म किया टीम के लिए तो वो आने वाले समय में बहुत लंबा खेलेंगे, क्योंकि भारतीय टीम ने कहीं ना कहीं उन्हें आईपीएल के बेसिस पे जगह दी है, ये तो कहना होगा। तो अब वो किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे, कितना
परफॉर्म करेंगे अब भारतीय टीम के लिए, ये आने वाला समय बताएगा। और तो एक आप चीज इनको और, कैसे देखते हैं? एज ए ओपनर देखते हैं या वन डाउन प्लेयर देखते हैं या मिडिल ऑर्डर में इनकी कहीं कोई जगह बनती है? देखिए एज ए ओपनर तो हमारा फिक्स है रोहित और गिल, तो ओपनिंग में तो बिल्कुल नहीं बनता। और फर्स्ट डाउन विराट कोहली आएंगे ही जी। आएंगे। तो सेकंड डाउन मेरे ख्याल से सेकंड डाउन मौका मिलेगा अगर जिस भी प्लेयर को मिलेगा, क्योंकि सेकंड डाउन ही हमारे पास इस समय खाली है। और कहीं ना नंबर कहीं 4 का देखा स्लॉट अभी भी खाली है, कोई भी जी अपना कब्जा जमा सकता है अभी भी आके, जी, श्रेयस अय्यर की गैर मौजूदगी में। और देखा जाए तो दीपक चहर को भी इसमें ऐड नहीं किया गया है, ना ही ओडीआई में, जिसकी ना ही काफी टेस्ट। सारी उम्मीदें थी कि हाँ, उम्मीदें भी थी कि दीपक चहर को शायद स्क्वाड में शामिल किया जाएगा, और अभी टी बिल्कुल। ट्वेंटी का स्क्वाड बाकी है आने को, हो सकता है उसमें उनको शामिल किया जाए। जी बिल्कुल। और एक और हैरानी हुई कि वनडे में अश्विन अश्विन को शामिल नहीं किया। जी। जी, आप अश्विन को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको पता है आने वाले समय में हमें भारत में वर्ल्ड कप खेलना है। और अश्विन के बिना मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम जाना चाहेगी, और जाना चाहिए। ऐसा भी ऐसा भी हो सकता है कि बोर्ड और मैनेजमेंट और जिस हिसाब से सिलेक्शन कमेटी का जो नजरिया है, वो ये सोच रहा हो कि अश्विन इस ओडीआई के फॉर्मेट में फिट नहीं बैठते हो, और शायद वो उन्हें इस फॉर्मेट में देख भी नहीं रहे होंगे, इस वजह से उनको शामिल भी नहीं किया गया। अगर वो आगे के फ्यूचर प्लान में उनके शामिल होते तो जरूर उनको शामिल किया जाता है इस सीरीज में। जी बिल्कुल। वो वर्ल्ड कप के लिए नहीं देख रहे इस समय अश्विन को। अगर उनका बीसीसीआई ने साफ कर दिया है, अगर उनके प्लान में अश्विन होते तो जरूर वो कहीं ना कहीं उनको टीम में लेते ही। तो मैं कहूंगा ये फैसला मुझे समझ नहीं आया अश्विन को लेने का, क्योंकि अश्विन की जगह बनती है वनडे में। अगर आप वर्ल्ड कप भारत जैसी जगह पे खेल रहे हैं तो अश्विन का होना उसमें बिल्कुल बनता है, क्योंकि अश्विन से बेहतर मुझे नहीं लगता कोई स्पिनर इंडिया पिचेस को जानता है अश्विन से बेहतर। जी। जितना बेहतर वो जानते हैं उतना बेहतर कोई और नहीं जानता, चाहे वो चहल हो, कुलदीप हो, या कोई भी हो। तो अश्विन की जगह तो बनती ही बनती थी, एक बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में भी उनका अश्विन खेलना। जैसे प्लेयर्स अश्विन जैसे प्लेयर्स जो है वो हर कंडीशंस में अपना बेनिफिट निकालना जानते हैं, वो जानते हैं कि विकेट में कैसे टर्न लेना है, कैसे बैट्समैन को आउट करना है। लेकिन हो सकता है कि बोर्ड इस समय उनको उस काबिल ना देख रहा हो अपने फ्यूचर प्लान्स के हिसाब से ओडीआई में, तो इस वजह से उनको इस वजह से शामिल नहीं किया गया होगा। और अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करें जो ओडीआई स्क्वाड में शामिल किया गया है, उनमें अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, ये दो हमारे स्पिन ऑलराउंडर हो गए, और वहीं दो ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर और उसके बाद हार्दिक पांड्या जो कि वाइस कैप्टन है टीम के। तो काफी अच्छा बैलेंस दिया गया है ऑलराउंडर। जी जी, ऑलराउंडर तो हमें पता ही है, ऑलराउंडर हमारे पास बहुत अच्छे हैं इस वक्त। और हार्दिक पांड्या हो, चाहे रविंद्र जडेजा हो, चाहे अक्षर पटेल हो, जिस तरीके की ये तीनों फॉर्म में भी है, तो मैं कहूंगा कि ऑलराउंडर और हमारा इन पे बहुत दामोदार रहेगा कि आने वाले समय में ये लोग कैसा परफॉर्मेंस देते हैं भारत के लिए। और ये तीन तो मुझे लगता है ये तीन तो वर्ल्ड कप की टीम में भी होंगे ही होंगे, क्योंकि मुझे और नहीं लगता अगर कि इस वक्त कोई भी इनसे अच्छा ऑलराउंडर है टीम में। और अगर अगर बात करी जाए तो जिस हिसाब से हमने देखा है पिछले कुछ टाइम्स में, रविंद्र जडेजा हुए और हार्दिक पांड्या, इनको फिटनेस इश्यूज काफी रहे हैं और कई बार चोटिल भी हुए हैं ये लोग। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो बैकअप इस बार सोच समझ के लिए गया है इन लोगों का, रविंद्र जडेजा के बैकअप में अक्षर पटेल है, और हार्दिक पांड्या के बैकअप में शार्दुल ठाकुर को खिलाया जा रहा है, कंटिन्यू इन लोगों को खिलाया जा रहा है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप को थोड़ा प्लान करके चल रहे हैं, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं इस प्लेयर को इंजरी हो जाती तो इसका डायरेक्ट हमारे पास बैकअप है शार्दुल ठाकुर या अक्षर पटेल के रूप में। जी बिल्कुल। अगर कहीं ना कहीं आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो आपको प्लानिंग करके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि आप एकदम किसी को स्क्वाड में शामिल नहीं कर सकते। तो आपको लेके ही चलना पड़ेगा किसी ना किसी प्लेयर का बैकअप। तो अब हम ठाकुर की बात करें, ठाकुर टीम से जुड़े हैं क्योंकि हमें पता है वो बैटिंग से भी रन बना सकते हैं। तो और आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है कि ये दोनों साथ साथ भी खेले, दोनों को एक टीम में साथ भी जगह मिले, क्योंकि हमें पता है कहीं ना कहीं कि आखिर तक
रन जोड़ना बहुत जरूरी हो गया इस समय, कि आपका हर एक प्लेयर आपको रन बना के दे। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप जैसे मौके पे तो और अगर और अगर बनता ही पेस बनता है बॉलिंग की कि बात करी जाए तो अच्छा खासा यहाँ पे पेस बॉलिंग में भी अच्छा खासा बैलेंस दिया है। यहाँ पे मोहम्मद शमी को एक बार फिर से यहाँ पे रेस्ट करा दिया गया है। तो सिराज है, उनतकट है, मुकेश कुमार है, उमरान मलिक है, ये चार हमारे प्योर पेस बॉलर है यहाँ पे। जी बिल्कुल। अब कहीं ना कहीं वक्त आ गया है कि अब नए बॉलर को मौका दिया जाए और देखा जाए कि उन्हें ट्राई करा जाए कौन हमारे लिए अच्छा कर सकता है, क्योंकि वर्ल्ड कप में हमें कहीं ना कहीं 3 से 4 या 5 बॉलर हमें अपने साथ रखने पड़ेंगे, जी। क्योंकि अगर आप 3 बॉलर भी अपनी टीम में खिलाते हैं तो वो 3 कौन होंगे। तो कहीं ना यहाँ पे ये कहीं भी यहाँ पे यहाँ पे ये भी देखने लायक रहेगा कि जिस तरीके से मुकेश कुमार और उनतकट को ओडीआई टीम में शामिल किया गया है, कहीं ऐसा ना हो कि आगे कोई टूर्नामेंट हो वहां पे इन लोगों को ड्रॉप करके कहीं उमेश यादव जैसे और बाकी कुछ हमारे प्लेयर्स हैं फास्ट बॉलिंग के, उनको शामिल कर दिया जाए या आवेश खान को ले आ जाए, तो ये थोड़ा सेटबैक भी हो सकता है इन लोगों के लिए। क्योंकि इस समय अगर इसके अलावा फिर चेंजेस करना अलग अलग सीरीज में, तो फिर ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा टीम के कॉम्बिनेशन को लेकर। जी अगर बिल्कुल। वर्ल्ड कप के लिहाज से हमने ये टीम पिक की है तो हमें इसी टीम को लेके आगे बढ़ते रहना चाहिए फिर हर सीरीज में। जी बिल्कुल, अब वर्ल्ड कप में ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो अब आपको हर एक मैच में अपना टीम आपको फिक्स करना पड़ेगा कि आप किस प्लेयर को 15 में देख रहे हैं, और उन्हें लगातार मौके भी देने पड़ेंगे, क्योंकि अब आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, अब आपके पास इतना वक्त भी नहीं है, तो आपको जो आपके 15 है उन्हें लगातार मौके भी देने पड़ेंगे। आप आखिरी वक्त पे किसी को चेंज नहीं जी। कर सकते। वो बात अलग है कि आपको कोई परफॉर्म करके नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आप उन्हें मौके नहीं देंगे लगातार तो आप उनके काबिलियत को नहीं देख पाएंगे। और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने बचे हैं, और हम देखे जाए तो आप 15 जो वर्ल्ड कप में खिलाएंगे वही 15 आप मुझे लगता है एशिया कप के लिए भी लेके जाएंगे। तो अब 15 जो होंगे वो उन्हें अब तो आपको लेके एक जाना और जी। सबको मौका देना। और अगर देखा जाए तो एक तरीके से हमारा प्लान फुल प्रूफ दिख रहा है कि जिस हिसाब से ओडीआई में प्लेयर्स हम वर्ल्ड कप में खेलने वाले हैं, तो वहीं उनमें केएल राहुल और भी हो सकते हैं, श्रेयस अय्यर भी हो सकते हैं, उसमें मोहम्मद शमी भी अभी भी शामिल हो सकते हैं। ये तीन प्लेयर्स ऐसे हैं जिसमें ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह ये अभी भी टीम में वापस आएंगे तो डायरेक्ट इनकी प्लेइंग 11 में जगह बनती है इन प्लेयर्स की। तो हो सकता है कि इनमें से कुछ प्लेयर्स बाद में बाहर जाएं और इन प्लेयर्स की सीधे डायरेक्टरी एंट्री हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि 15 जो हमारा है, जो हमारा बैकअप है, बेंच स्ट्रेंथ है, वो इन्हीं में से होनी चाहिए और कोई अदर प्लेयर्स का इंक्लूजन नहीं होना चाहिए इसमें। अब इसी टीम्स के साथ ही खेलना चाहिए। जी बिल्कुल। आप जो भी टीम लेके चलेंगे अब आपको अभी से लेके चलना पड़ेगा और हर किसी को मौका देना पड़ेगा। आप आखिरी वक्त पे आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि बुमराह भी वापसी कर सकते हैं। अगर वो आएंगे तो किसी ना किसी को बाहर बैठना पड़ेगा। मैं पंत का कहूंगा कि पंत को अभी लंबा समय लगेगा, वो इस वाले वर्ल्ड कप में तो शायद ना खेल पाए, क्योंकि उन्हें फिर से अब एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जी। उन्हें तो अभी काफी टाइम लगेगा। बचे अय्यर और बुमराह, अगर ये 2 प्लेयर अगर आने वाले 1 महीने में फिट हो जाते हैं तो आप इन्हें ऐड कर सकते हैं टीम में। अगर लेकिन आप ये चाहें कि एकदम हम इन्हें वर्ल्ड कप की टीम में सेलेक्ट कर लें तो मेरे ख्याल से वो गलत होगा, और वो बाकी प्लेयरों के साथ नाइंसाफी भी होगी, क्योंकि क्योंकि आप जिस जिन तरीके प्लेयर से को अभी सेलेक्ट जो करते हैं तो अपडेट आ उनको रही है, पता। जिस तरह की अपडेट भी आ रही है इन लोगों के इंजरी को लेके, तो उसमें ऐसा सुनने में आ रहा है कि श्रेयस अय्यर और जसप्रीत बुमराह एशिया कप से पहले अपनी इंजरी से वापसी कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए केएल राहुल की, तो उनकी इंजरी की अभी भी कोई अपडेट नहीं है और उनका थोड़ा कहना कुछ मुश्किल है कि एशिया कप में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। और जस्ट बिफोर अगर वर्ल्ड कप से पहले वो अगर सही हो जाते, उनकी इंजरी सही हो जाती है, तो ये तो 100% श्योर है कि उनको टीम में जरूर शामिल किया जाएगा, क्योंकि वो इस समय एक यंग और एक्सपीरियंस बैट्समैन भी है टीम में। जी बिल्कुल। अगर लेकिन मैं कहूंगा कि आप एकदम फिर से वही बात कहूंगा कि आप एकदम
वर्ल्ड कप से 1 हफ्ते पहले टीम चेंज नहीं कर सकता। अगर केएल राहुल कोई और मैच नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप से पहले, किसी भी सीरीज का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो आप एकदम उन्हें वर्ल्ड कप में नहीं ले सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो कैसी परफॉर्मेंस देंगे हमें आके कोई नहीं जानता ये, क्योंकि आप इतने समय से दूर हैं गेम से, और आपको एकदम वर्ल्ड कप जैसे मौके पे खिला दिया जाए, आप उस लय में ना हो, तो वो कहीं ना कहीं फिर भारत के लिए नुकसान भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड कप से पहले हम किसको कितने मौके दे रहे हैं, क्योंकि मैच जी हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं सबको बराबर मौके मिलने चाहिए, जिससे हम वो 15 को देख सके। अब आप अगर 15 को देखेंगे तो आप उन्हें हर मैच में अपने साथ रखेंगे, हर सीरीज में, और हर मैच में आप शायद हो सकता है कि एक चेंज देखने को मिले, क्योंकि हम हर किसी को बराबर मौका देना चाहें और हमें बैकअप भी जी ढूंढने बिल्कुल। ढूंढना है। तो आप एकदम, मैं तो यही कहूंगा कि आप एकदम टीम चेंज नहीं करें तो वो आपके लिए बेहतर होगा। आप, हाँ मैं जानता हूँ अगर बुमराह। अ- अ- अगर हम सिलेक्शन कमेटी का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो हमने कई बार ऐसे डिसीजंस देखे हैं कि जो उन्होंने लिए हैं। अगर हम पिछले T20 वर्ल्ड कप की बात करें जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, वहां उससे पहले मोहम्मद शमी ने कोई मैचेस नहीं खेले थे और डायरेक्ट उनका इंक्लूजन हुआ था स्क्वाड में T20 वर्ल्ड कप के। तो उसके बाद जब उनका वो शामिल हुए तो उन्होंने सारे के सारे मैचेस खेले थे T20 वर्ल्ड कप में। तो इस बात से हैरान हम नहीं हो सकते कि अगर ऐसा एक बार फिर से केएल राहुल के साथ ओडीआई वर्ल्ड कप में हो जाए। जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो भी हमने पिछले समय से देखा है बीसीसीआई कमेटी का, सिलेक्शन कमेटी का, उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं और वो फैसले भारत के हित में भी नहीं गए हैं। बिल्कुल कहीं बार बार एक ही गलती हो रही है सिलेक्शन कमेटी से, जिस कहीं ना कहीं ये हमको देखना होगा, ये हमारी वजह भी बन रहा है बड़ी ट्रॉफी ना जीत पाने की, क्योंकि आप उन्हीं प्लेयर को रखिए जो आपके लिए परफॉर्म कर रहा है। अब बार बार अगर कहीं ना कहीं एक बड़े मौके पे एक जो पिछले 6 महीने से गेम नहीं खेला आप उसको टीम में ले आएंगे, तो वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं होगा और प्लेयरों के साथ, और ये जी बिल्कुल। नुकसान ही देगा ये फैसला। तो कहीं ना कहीं ये बात तो अब सिलेक्शन कमेटी को भी देखनी पड़ेगी कि हम बार बार बड़े मैच क्यों हार रहे हैं, हम क्या कमी कर रहे हैं, कि हमसे क्या गलती हो रही है कि हम टीम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो 15 नहीं दे पा रहे हैं जो हमें वर्ल्ड कप जिता के दे। तो ये पिछले 10 साल से बिल्कुल यही होता है, और अब वो वक्त आ गया कि हम वो गलतियां ना दोहराएं। बार बार यही गलतियां हो रही है तो हम उम्मीद भी करते हैं कि ये गलतियां अब आगे ना हो। अगर केएल राहुल उससे पहले समय से पहले फिट हो जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए, जी जी। क्योंकि केएल राहुल से अच्छा मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन हो नहीं सकता हमारे पास ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए। और अगर बात की जाए उमरान मलिक की, तो उमरान मलिक को हमने देखा कि ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन जितने भी मैचेस उन्होंने ओडीआई के खेले हैं तो उनमें परफॉर्म करके दिया है उन्होंने। लेकिन हमने आईपीएल में देखा कि आईपीएल में उनको शायद एक या दो मैचेस खेलने को मिले जिसमें उन्होंने अपने 4 ओवर का पूरा कोटा भी कंप्लीट नहीं कराया गया, और उन्होंने उतने मैचेस खेले भी नहीं और उसके बाद उनको सीधा यहाँ पे खिलाना। तो आप देख रहे हैं कि उमरान मलिक का जो सिलेक्शन है वो जस्टिफाई करता है। जी जस्टिफाई, वो जितना आप खेलेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, पर मैं जहां तक देखता हूं कि अभी तक उनकी प्लेइंग 11 में जगह बनती नहीं है। जी मुझे जहां तक लगता है वो प्लेइंग 11 में हमें नजर भी नहीं आएंगे। हो सकता है एक आध मैच आप उनको मौका जरूर दे दें, लेकिन मोहम्मद सिराज और जयदेव उनादकट जो इतने लंबे समय से आपके साथ बने हुए हैं, आप उन्हें जरूर मौका देना चाहेंगे इस बार। तो उमरान मलिक जितना, हाँ, वो आने वाले समय में शायद अपने आप को और अच्छे से निखार सके, वो भारतीय टीम के साथ भी बने रहे, क्योंकि एक ऐसा पेसर भी हमें चाहिए जो लगातार 145, 150, 140 प्लस बॉल की स्पीड से डाल सकता है बॉल को। तो कहीं ना कहीं उन्हें अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो एक समय ऐसा आएगा जब वो लगातार टीम में बने रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है अभी वो सही जैसा समय नहीं। जैसा कि पहले हमने स्टार्टिंग में देखा था उमेश यादव के साथ जो 140 प्लस स्पीड डालते थे, लेकिन उनकी लाइन लेंथ जो थी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। और यही सिचुएशन, सेम सिचुएशन जो है वो उमरान मलिक के साथ भी है।
वो तेज बॉलिंग करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन उनकी जो लाइन लेंथ जो है वो हमेशा भटकती रहती है, कभी वाइड डालते हैं, कभी नो बॉल्स पड़ जाती है, कभी बीमर पड़ जाती है उनसे। तो इस चीज पे उन्हें काम करने की जरूरत है। अगर अगर आपसे बात करी जाए जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो ओडीआई का जो प्लेइंग 11 होगा, तो उसमें हमारे जो तीन मेन पेस बॉलर होंगे वो कौन हो सकते हैं? जी, मैं तो मोहम्मद सिराज, जयदेव उनादकर और मुकेश कुमार को ही देखता हूँ तीन पेसरों के रूप में। जी। तो यही तीन पेसर होंगे मुझे लगता है जिनके साथ भारत भी जाएगा। जी। कहीं ना कहीं हो तो सकता है कि आप एक आध ये मैच थोड़ा में बेटर बाद में, ऑप्शन भी होता है, आप देखते हैं। जी जी, आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि बाद में एक आध मैच में उमरान मलिक को लिया जाए। अगर वो, हमें पहले दो ओडीआई में ही पता चल जाएगा मुझे लगता है कि किन तीन पेसर के साथ भारत उतरेगा और किन पेसरों पे वो नजर बना रख रहा है अपनी आने वाले वर्ल्ड कप के लिए। तो उमरान मलिक उसमें शामिल है या नहीं है वो पहले मैच में ही हमें पता चल जाएगा मुझे लगता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बीसीसीआई या सिलेक्शन कमेटी बहुत बड़ी चूक कर रही है कि हमें हमारे जो मेन पेस बॉलर जो होने चाहिए, जो तीन हमारे जो हर मैच में खेलने चाहिए, उनका तय होना चाहिए? क्योंकि हमने हर बार देखा है कि हमारा जो टीम बनती है हमारी वर्ल्ड कप से पहले जो कंटिन्यू खेलती आती है, और जस्ट वर्ल्ड कप से पहले ही हम कुछ ऐसे चेंजेस कर देते हैं जो हमारा एक कॉम्बिनेशन को बिगाड़ देता है। अगर हम बात करें 2011 के वर्ल्ड कप को, तो उस समय हमारे जहीर खान और आशीष नेहरा और प्रवीण कुमार कंटिन्यू बॉलर थे, हमारे हर मैच खेलते आ रहे थे। लेकिन जस्ट बिफोर प्रवीण कुमार को इंजरी हुई, वहां पे श्रीशांत को एज ए थर्ड पेसर टीम में शामिल किया गया। तो हमने देखा भी कि श्रीशांत ने कुछ ज्यादा मैचेस खेले भी नहीं थे, और वही सेम चीज यहाँ पे भी होती है। हमारे पास इस समय मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी के अलावा अभी हमारे पास मेन ऐसा कोई तीसरा पेस बॉलर नहीं है जो टीम में सीधा सीधा आया हो और अपनी सीधा जगह बनाता हो। और जसप्रीत बुमराह को हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो कमबैक करते हैं और दूसरे या पहले मैच में उनको फिर से इंजरी हो जा सकती है। तो हमें देखना चाहिए कि हमारा एक तीसरा ऐसा पेस बॉलर जो हमेशा अवेलेबल रहा हो हमारे लिए, तो उसको कंटिन्यू खिलाना वर्ल्ड कप तक। अब वो तीसरा बॉलर हमारा कौन हो सकता है इस समय? देखिए, वही चीज मैं कह रहा हूँ, आप अगर जयदेव उनादकर को अपने साथ इतने लंबे समय से रख रहे हैं अपने साथ, तो उन्हें प्लेइंग जी। 11 में भी खिलाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि अगर कल को हमारा कोई एक बॉलर इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह कौन लेगा। तो कहीं ना कहीं आपको उन्हें लगातार मौके देने पड़ेंगे आगे देखते हुए कि हमें वर्ल्ड कप में एक टीम को रखते हुए देखते हैं कि हमें किसको मौका देना है। तो मुझे लगता है वो जयदेव को ही देंगे, क्योंकि वो लंबे समय से टीम के साथ बने और उन्हें लगातार मौके भी मिलने चाहिए। लेकिन उनको खिलाया नहीं गया। बात यह है रही कि अगर उनको इतना खिलाया नहीं गया जिससे उनकी खुद की प्रिपरेशन भी नहीं हो पाई है, उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर भी नहीं है वो। जितना मैचेस खेलने को मिलेंगे उतना ही वो प्रिपेयर रहेंगे फिजिकली और मेंटली। तो ये सबसे बड़ी कमी दिखती है कि अभी तक इन्होंने कोई ऐसा तीसरा पेस बॉलर का जो एक बैकअप होना चाहिए वो अभी तक तैयार नहीं कर पाए हैं। क्योंकि रोटेशन ये करते ही रहे हैं, कंटिन्यू करते आ रहे हैं, कहीं अवेश खान को लेके आ रहे हैं, कभी किसी को लेके आ रहे हैं, कभी किसी को लेके आ रहे हैं। तो थोड़ा समझ से परे है ये चीज। तो इस चीज पे ध्यान देना चाहिए बीसीसीआई मैनेजमेंट को, कैप्टन को भी इस चीज को बैठ के देखना चाहिए कि वो ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं, ऐसे कौन से बैकअप्स हैं जिनका हर तरीके से एक होना चाहिए हमारे स्क्वाड में। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये हमारी कमी रही है पिछले कुछ समय में कि हमने किसी को इतने मौके नहीं दिए हैं, किसी बॉलर को। जी। चाहे आप किसी को भी ले लीजिए, हम उन्हें 15 में रख रहे हैं तो आप उन्हें खिलाइए भी। फिर आपका उन्हें 15 में रखने का कोई फायदा नहीं है अगर आप लॉजिक। उन्हें खिला ही नहीं रहे हैं तो। जी। तो आपको उन्हें मौके देने पड़ेंगे। आप सिर्फ दो बॉलर के साथ नहीं जा सकते वर्ल्ड कप में। और या आप बिल्कुल फाइनल स्टेज में किसी को ऐड नहीं कर सकते। अगर बुमराह भी आएंगे तो वो एक दो महीने पहले तो कम से कम आएंगे और वो मैच खेलेंगे। तो परफॉर्मेंस तो आपको निकलवानी पड़ेगी प्लेयर से, आपको खिलाना पड़ेगा उसके लिए। अगर आप उन्हें खिलाएंगे नहीं तो आप उन्हें टीम में रखने का कोई उन्हें फायदा ही नहीं है। हम्म। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी तक थर्ड पेसर और जो फोर्थ पेसर की जो हमारी कमी है वो अभी भी जारी है। क्योंकि जिस हिसाब से अगर बुमराह अगर जब तक इंजरी से वापसी नहीं करते हैं तब तक के लिए हमारी ये टेंशन बरकरार रहेगी।
और फोर्थ पेसर के लिए भी हमारे पास कोई ऐसा स्लॉट नहीं है, ना कोई ऐसा बॉलर है जिसको हम रख सकें अभी तक, ना हमने उसको इतना खिलाया है जो कंटिन्यू हमारे साथ खेला हो। तो यहाँ पे मुकेश कुमार या जयदेव उनडकट या उमरान मलिक, ये तीन जो बॉलर है हमारे, अगर इनको हम कंटिन्यू खिलाते हैं तो फिर इन्हीं में से ही हमारा एक बैकअप बॉलर भी होना चाहिए जो हमारा वर्ल्ड कप में साथ खेले या टीम में रहे। जी बिल्कुल। और अब यही 15, आप मुझे लगता है कि अगर कोई प्लेयर ऐड नहीं होता है तो बीसीसीआई अब प्लानिंग के साथ बीसीसीआई को बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि आप किसी को आप 15 में लिया है आपने तो उसे मौका जरूर देना पड़ेगा। अगर आप उसे वर्ल्ड कप की प्लानिंग में रख रहे हैं, आप उसे बिना प्लानिंग करे बिना खिलाए आप उसे ना आप उसे वर्ल्ड कप ले जाना चाहेंगे, तो अभी तक जो हमने गलतियां करते आई है सिलेक्शन कमेटी, मैं चाहूंगा कि वो अब ना करे। आप अपना बैकअप बिल्कुल रखिए। आप किसी एक प्लेयर को बिल्कुल एंड वक्त पे नहीं ले सकते। जो आपको अच्छा करके दे रहा आप उनके साथ चलिए। और ये भी हो सकता और है कि अगर वो, अगर हाँ जी। जी जी, ये भी हो सकता है कि अगर वो एक दो मैच में परफॉर्म नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे बाहर कर दीजिए। आप उसे लगातार अपने साथ बनाए रखिए, क्योंकि अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है। 4 महीने कोई ज्यादा नहीं है, मैं कहूंगा कि 4 महीने में आप बदल ले, कि किसी को 2 मैच खिला ले, किसी को 3 मैच खिला ले और बदलते रहे। तो अब वो नहीं चलेगा। आप एक पे रहिए कि आपको किसको खिलाना है, वर्ल्ड कप के लिए आप किसको देख रहे हैं और उसे लगातार मौके दिए। अगर देखा जाए एक तरीके से बीसीसीआई का जो फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी प्लानिंग की कमी है उसमें। अगर जी हम देखें जो वेस्ट इंडीज टूर पे जो हम जा रहे हैं वहां पे 2 टेस्ट, 3 ओडीआई और 5 T20I खेल रहे हैं, तो ये समझ से बाहर है कि 5 T20s खेलना। और यही कहीं अगर 5 वनडे मैच की सीरीज होती या 7 वनडे मैच की ये सीरीज होती तो उतना ही अच्छे से इंडिया अपने आप को प्रिपेयर करती उस चीज के लिए, वर्ल्ड कप के लिए भी। और इस समय 5 T20s की सीरीज खेलना जो कि समझ से परे है, वो समझ नहीं आ रहा कि क्योंकि आगे हमारा T20 वर्ल्ड कप तो इस साल है नहीं, हमें खेलना है ओडीआई वर्ल्ड कप। और यहाँ पे ओडीआई मैचेस हमारे ज्यादा होने चाहिए थे जिससे कि हम अपने प्रॉपर प्लेयर्स को, हर प्लेयर्स को हम वहां पे रोटेट कर सकते थे इस। जी बिल्कुल। हम जितना ओडीआई खेलेंगे इस वक्त हमारे वो प्लेयर, उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि अभी हमें एशिया कप भी खेलना है और मेरे ख्याल से इसके बीच में हमारी अब कोई सीरीज है नहीं। एशिया कप और वेस्ट इंडीज की सीरीज में आप या सीधा एशिया कप खेलेंगे, तो जी जितना आप प्रिपेयर होके जाते हैं उसके लिए, आप वही गलती नहीं करना चाहेंगे कि हम वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हैं टेस्ट मैच का और आप बिना प्रैक्टिस के चले गए, जो अभी हुआ। तो आप वही गलती दोबारा नहीं करना चाहेंगे। तो कहीं ना बिल्कुल कहीं सही कह। ये सोचना पड़ेगा बीसीसीआई को भी कि हम तैयारी में कोई कमी ना छोड़े। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिस पे अभी भी सिलेक्शन कमेटी, बीसीसीआई, कैप्टन और मैनेजमेंट स्टाफ को बैठ के बात करने की जरूरत है, जिससे कि हम आगे की जो ओडीआई की जो हमें टीम बनानी है, जो एक हमारे स्क्वाड है प्लान को लेके जो हम चल रहे हैं, उसको लेकर के अभी भी एक मीटिंग की जरूरत है जो साथ में बैठे और इन चीजों पर बात करें। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा बहुत जल्द होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अभय जी। तो इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं यहीं पे। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।